यूट्यूब चैनल प्रीति गुप्ता एकेडमी में। और जैसा कि सबसे पहले मैं बता दूं कि आज का मेरा टॉपिक क्या है। आज का जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो टेंसेस है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कैसे कोई भी पैराग्राफ या कुछ भी हमको लिखना हो तो हम कैसे लिखें, तो उन सब सारे सवालों का जवाब हमें टेंसेस में मिल जाता है। क्योंकि टेंसेस काफ़ी होते हैं, मीन्स टेंसेस तो 3 ही होते हैं, बट जो सब टेंसेस हैं यानी इसके जो पार्ट्स होते हैं वो 12 होते हैं। और ये 12 टेंसेस हमें जब पढ़ना पड़ता है तो हमें बहुत टफ लगता है। इसीलिए मैंने मोस्टली लोगों के मुँह से ये सुना है कि टेंस बहुत टफ है। क्यों टफ है? क्योंकि ये जो 12 टेंसेस के रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो हमें बहुत आसानी से याद नहीं होते हैं। तो आज का जो मैं लेकर आई हूँ टॉपिक, ये बहुत ही इजी तरीके से आपको बताने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से देखेंगे, वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिए, क्योंकि फिर आप यही बात कहेंगे कि मुझे टेंसेस समझ नहीं आया। और समझ ना आने का रीज़न ये होता है कि हम किसी भी वीडियो को बहुत ही स्पीडली देख जाते हैं और हम फिर बाद में उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो हम प्रैक्टिस भी करेंगे और ध्यान से देखेंगे भी, ठीक है। तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ अपना टॉपिक। जैसे कि मैंने यहाँ पर टेंस लिख रखा है और इसको हिंदी में काल कहते हैं। और जो टेंसेस हैं ये 2 चीज़ों पे डिपेंड है, एक तो है टाइम और दूसरा है वर्क। यानी अगर मैं टेंस की बात कहूँ तो टेंस का मतलब होता है कार्य किस समय हुआ है। यानी काम किस समय हुआ है, यही बात हमें टेंस बताता है। अब दूसरी बात, किस समय हुआ है मीन्स काम अभी हुआ है या काम हो चुका है या काम होने वाला है। इन सारी बातों को हम टेंसेस में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि कितने टेंस होते हैं। तो टोटल जो टेंस होते हैं वो 3 होते हैं। सबसे पहला प्रेजेंट टेंस, फिर है आपका पास्ट टेंस और फिर है फ्यूचर टेंस। अब इसके कितने पार्ट्स होते हैं यानी सब टेंसेस कितने होते हैं? ये हो गया 1, 2 और 3। इसको प्रेजेंट को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, प्रेजेंट टेंस को। पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल और फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्यकाल। अब मैं जरा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आपको बता दूं। तो प्रेजेंट का मतलब जो चल रहा है, पास्ट का मतलब जो हो चुका यानी जो था, जो बीत गया, और फ्यूचर का मतलब जो होने वाला है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से सब टेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट से स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि प्रेजेंट का पहला जो होगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं इसको। तीसरा है परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और सबसे लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से पास्ट में हम आ जाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, फिर पास्ट इंडेफिनिट होगा, फिर पास्ट कंटिन्यूअस होगा, फिर पास्ट परफेक्ट होगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। सेम इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम आगे देखते हैं। क्योंकि टेंसेस मैंने बताया 12 होते हैं, 3 टेंस के बाकी सारे पार्ट मिला ले तो टोटल सब टेंसेस जो होते हैं वो 12 होते हैं। और ये 12 को हम एक ही वीडियो में नहीं पढ़ सकते हैं। पढ़ भी लेंगे तो वही वाली बात होगी, टेंस बहुत टफ है और हमें समझ में नहीं आया। इसलिए हम एक टेंस को एक वीडियो में पढ़ेंगे। यानी टोटल इस टेंस का 12 वीडियो मैं आपको शेयर करूंगी, 12 वीडियो अपलोड करूंगी। तो हर वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, नोट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज जो डिस्कस करूंगी वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट भी इसको कहते हैं। अब इस टेंस को बनाने के लिए हम 4 टाइप से बना सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब कोई भी अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसको हम 4 टाइप से बना सकते हैं। वो भी 4 टाइप आप नोट कर लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको पॉजिटिव भी कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और सबसे लास्ट है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक होता है, नेगेटिव का मतलब नकारात्मक यानी नॉट वाले सेंटेंस, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में नॉट प्लस क्वेश्चन मार्क यानी क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले जो मैं डिस्कस करूंगी वो अफर्मेटिव को करूंगी। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, फॉर्मेशन नोट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। फॉर्मेशन देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें हिंदी के शब्दों में यानी हिंदी के वाक्यों में अंत में ता है, ती है, ते है जरूर आता है। अंत में क्या आता है? ता है, ती है और ते है। ये तो हो गई इसकी हिंदी में पहचान। अब जैसे मान लीजिए मैं कोई सेंटेंस लिखती हूँ, मैंने लिखा राम जाता है, तो अगर हमें हिंदी में पहचानना है कि ये सेंटेंस किस टेंस से रिलेट करता है या किस टेंस का है, तो हम ये देखेंगे कि लास्ट में क्या आया है। ता है, ती है आया हुआ है या ते है आया हुआ है, तो वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आप फॉर्मेशन फटाफट आप नोट डाउन करेंगे, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। यही क्वेश्चन आपके पास हमेशा रहेगा कि टेंस बहुत टफ है और मुझे समझ में नहीं आया। तो नोट करिए फॉर्मेशन। इसका फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस, ई एस और ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी सेंटेंस हम बनाएंगे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो हम इसी फॉर्मेशन से चलेंगे। अब मैं बता दूं एस और एस कहाँ ऐड होता है? जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वर्ब में एस और एस ऐड कर देंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, इसको भी आप समझ लीजिए। सब्जेक्ट सिंगुलर, अगर नाउन की बात की जाए तो हम बहुत आसानी से समझ जाते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, बट अगर प्रोनाउन की बात कही जाए तो उसमें हमें समझने में दिक्कत आती है। तो आप ये भी नोट कर सकते हैं और रट सकते हैं कि हमारे प्लूरल प्रोनाउंस कौन से हैं और सिंगुलर प्रोनाउंस कौन से हैं। तो आप नोट कर लीजिए। जो प्लूरल में आते हैं वो होते हैं आई, वी, यू, दे, दीज और दोज। और जो सिंगुलर में आते हैं यानी जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है प्रोनाउन में वो होता है ही, शी, इट, दिस और दैट। अगर आप इनको रट लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि वर्ब का हम यूज कैसे करेंगे, या अगर मान लीजिए वर्ब में हमें एस और एस का ऐड करना है तो कैसे करना है। क्योंकि अगर ये पूछा जाएगा यानी ये होता है अगर आपका सब्जेक्ट, तो हमें एस और एस ऐड नहीं करना है। बट अगर सब्जेक्ट हमारा ये होता है यानी सिंगुलर होता है तो हमें वर्ब में एस और एस ऐड करना है। ध्यान से नोट डाउन कर सकते हैं आप। अब एक बात और बता दूं कि एस और एस कैसे ऐड करते हैं, इसका भी एक रूल्स होता है जिसको हम नाउन नंबर में पढ़ते हैं। इसकी वीडियो भी मैंने बनाई नहीं है, मैं आगे बनाऊंगी, ठीक है, लेकिन एक रफली तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, आप इसको भी नोट कर लीजिए। जब भी किसी वर्ब के लास्ट में
एस और जब भी किसी वर्ब के लास्ट में एस, डबल एस, एच, ओ, एक्स ये लेटर्स आते हैं तो हम उसमें ई एस ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, मान लीजिए एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मान लो बस लिखा मैंने, तो बस में लास्ट में क्या है, एस है, इन लेटर के लास्ट में ई एस ऐड करते हैं तो इसको हम चेंज करेंगे तो बसेस हो जाएगा। अब मान लीजिए हमने लिखा गो, तो गो के लास्ट में क्या है, ओ है, यहाँ पे ओ है, तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, ई एस। ऐसे मान लीजिए बुश है, बी यू एस एच, अब हम चूंकि एच है लास्ट में तो हम क्या ऐड करेंगे, ई एस। तो ये तो हो गया हमारे ई एस का फॉर्मेशन। एक और चीज बता दूं मैं कि अगर सेंटेंस के लास्ट में वाई आता है, जैसे मान लीजिए बेबी, ठीक है, तो वाई आया सेंटेंस के लास्ट में तो भी हम ई एस ऐड करेंगे, बट इसका थोड़ा सा चेंज है क्योंकि वाई को हम पहले आई में कन्वर्ट करेंगे, यानी बी ए बी, वाई को हमने किस में कन्वर्ट किया, आई में, और फिर हमने ई एस ऐड कर दिया। इसी तरीके से मान लीजिए स्टोरी हो, लास्ट में क्या है, वाई है, तो हमें अगर इसको चेंज करना है तो हम वाई को आई में चेंज करेंगे और ई एस ऐड करेंगे। ये तो हो गया हमारे ई एस और ई एस का फॉर्मेशन। और एस, इसके अलावा जो भी वर्ड्स होंगे उसमें हम एस लगा देंगे। अब देखिए, ये चूंकि मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन लिख रखा है और मैंने ये भी बता रखा है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, तो अब हम एक सेंटेंस लिखने वाले हैं, यानी एक मैं सेंटेंस लिखूंगी हिंदी में, उसको हम पहचानेंगे कि कौन से टेंस का है, फिर उसको हम चेंज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख रही हूँ, राम जाता है। चूंकि ता है, ती है, तो इसको देख के हम पहचान लिए कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब हम इसको चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए जो यहाँ फॉर्मेशन है उसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम है, तो हम लिखेंगे राम। उसके अलावा फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। उसके साथ अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब में एस और यस लगाते हैं। चूंकि राम एक लड़के का नाम है तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और जाने की इंग्लिश होती है गो, तो हम इसमें ई एस लगाएंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। दूसरी बात, ई एस इसलिए लगाएंगे क्योंकि इसके लास्ट में ओ है, तो हमने लिखा राम गोज, और उसके अलावा हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने सेंटेंस में यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया, यानी ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब मैं एक दो सेंटेंस और आपको समझाती हूँ, जैसे मैं खाता हूँ। मैंने इससे पहले बताया कि जो आई बी यू दे, यानी जो आई वर्ड है वो भी प्लूरल है, आई बी यू दे आपको रट लेना है, क्योंकि ये रटने के बाद आप आराम से एस और ई एस और सिंगुलर और प्लूरल का आपको बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज हो जाता है। अब मैक इंग्लिश, चूंकि सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले आएगा तो मैक इंग्लिश होती है आई। अब आई के अलावा क्या होता है, एस और ई एस ऐड करना होगा, चूंकि ये प्लूरल है, ये सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है, तो हम वर्ब में कोई भी एस और ई एस ऐड नहीं करेंगे, केवल ईट लिखेंगे। तो ये हो गया सेंटेंस का ट्रांसलेशन, मैं खाता हूँ, आई ईट। इसी तरीके से देखिए, बच्चा रोता है, बच्चा हंसता है। बच्चा है यानी आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, यानी चाइल्ड लाफ्स। आप देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम एस और ई एस ऐड करेंगे, बट अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम एस ई एस का यूज नहीं करेंगे। दूसरे सेंटेंस को, यहाँ पे तो मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट रखा, अब यहाँ पे मैं प्लूरल सब्जेक्ट रख के आपको बता रही हूँ, बच्चे हंसते हैं। अब जो बच्चे की बात हो रही है, यानी एक से ज्यादा बच्चे की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चिल्ड्रन लाफ। सब्जेक्ट आपका क्या था, प्लूरल था, इसलिए हमने इसको इसमें एस और यस ऐड नहीं किया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट जो समझाने जा रही हूँ वो है नेगेटिव सेंटेंस। इसका भी फॉर्मेशन आप नोट कर लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, यानी नॉट वाले सेंटेंसेस।
इसका भी फॉर्मेशन आप नोट कीजिए, सब्जेक्ट डू, डज, डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के साथ डू या डज का यूज होता है। तो ये समझने की बात है कि डू का यूज तो हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे और डज का यूज हम करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ये आपको नोट कर लेना है। सब्जेक्ट आपको बता ही दिया मैंने कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो ही शी इट होगा प्रोनाउन में, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आई वी यू दे होगा। ठीक है, तो अब मैं फिर एक सेंटेंस लिखने वाली हूँ, वो भी सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा ही होगा, यानी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। राम नहीं जाता है, नहीं वर्ड यूज किया हुआ है, यानी ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब ता है, ती है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी राम नहीं जाता है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, डज, फिर लगाएंगे हम नॉट, और फिर आएगा हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी राम नहीं जाता है तो राम डज नॉट गो। दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं नहीं जाता हूं, तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट हमारा आई है, यानी आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आई डू नॉट गो। ये तो हो गया हमारा ट्रांसलेशन। पहले सब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर था, हमने डज लगाया, फिर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ, हमने डू लगाया। और जब भी डू डज का यूज करते हैं तो हम एस और यस का यूज नहीं करते हैं, यानी केवल जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसी में हम एस और यस का ऐड करते हैं, क्योंकि उसमें डू डज नहीं होता है। हमारे डू डज हेल्पिंग वर्ब का यूज शुरू होता है नेगेटिव सेंटेंसेस से। अब हम एक और सेंटेंस में बता रही हूँ, बच्चा नहीं हंसता है, बच्चा है तो चाइल्ड, सिंगुलर है तो डज नॉट लाफ। बच्चे नहीं हंसते हैं। अब बच्चे की इंग्लिश होगी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन है तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, डू नॉट लाफ। ये तो हो गया नेगेटिव सेंटेंस। पहले मैंने सिंगुलर को एक्सप्लेन कर दिया, फिर प्लूरल को एक्सप्लेन किया। सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हमने डज लगाया, प्लूरल सब्जेक्ट था तो हमने डू लगाया। बहुत ध्यान से करेंगे, और घर पे जितने भी डेली रूटीन के सेंटेंसेस जैसे ताती वाले आते हैं, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं हंसता हूँ, इन सब का ट्रांसलेट करके आप देखेंगे। अब आगे मैं करने वाली हूँ इंटेरोगेटिव। जैसा कि इंटेरोगेटिव को मैंने बताया हुआ है कि इंटेरोगेटिव को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, और ये भी दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप आप नोट कीजिए, जिसमें सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, यानी डू या डज, देन सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब मैं एक सब्जेक्ट लिखती हूँ और सेंटेंस लिखती हूँ, क्या राम जाता है। जब भी किसी भी सेंटेंस में क्या वर्ड पहले ही आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसकी इंग्लिश व्हाट नहीं लिखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट होती है, लेकिन हम यहाँ पे व्हाट नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे अपने टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हमारा ये टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट है, और इसका हेल्पिंग वर्ब डू डज है। तो डू डज का यूज भी हम सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग करेंगे। अब चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या राम जाता है, तो राम के हिसाब से यानी राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट लगना, आपका हेल्पिंग वर्ब लगना है डज। डज राम गो और क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से क्या मैं
जाता हूं, यानी मैं के अकॉर्डिंग यहां लगेगा डू आई गो। क्या बच्चा हंसता है, डज चाइल्ड लाफ। क्या बच्चे हंसते हैं, डू चिल्ड्रेन लाफ। क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसमें सब में क्या था, क्या वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखी गई है, क्या वर्ड की इंग्लिश डू या डज लिखा गया है, जो कि हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग था। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हमने डज लगाया, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था तो हमने डू लगाया। ठीक है, ये तो हो गया इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप। अब मैं सेकंड टाइप बताने वाली हूँ। जो इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप होता है उसमें सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड, फिर आता है डू डज, फिर होता है सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन वर्ड मैं पहले बता दूं कि कौन से होते हैं। क्वेश्चन वर्ड वो वर्ड होते हैं जो WH फैमिली के होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, यानी क्वेश्चन पूछने के लिए जिन वर्ड का हम यूज करते हैं। अब इसमें देखिए मैं लिख रही हूं सेंटेंस, राम कहां जाता है। जो पहले वाला टाइप वाला सेंटेंस था उसमें क्या था, जो क्वेश्चन वर्ड था वो आगे आया। जब क्वेश्चन वर्ड आगे आया तो हमने उसकी इंग्लिश डू डज लिखी, लेकिन अब क्वेश्चन वर्ड कहाँ आया है, बीचों बीच में आया है, तो हम अब इसकी इंग्लिश लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मेशन में क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी है। तो कहाँ की इंग्लिश होती है, वेयर। अब उसके बाद हमें डू डज लगाना है सब्जेक्ट को देख के। सब्जेक्ट हमारा राम है यानी सिंगुलर है, तो हम यहाँ लगाएंगे डज। वेयर डज राम गो, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट है नहीं यहाँ पे। सबसे पहले फॉर्मेशन देखिए, क्वेश्चन वर्ड यानी वेयर, डू डज, डज लगाया हमने, फिर सब्जेक्ट हमारा राम है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड में हमने गो लिखा, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं इस सेंटेंस में। दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं कब जाता हूं। अब कब की इंग्लिश होती है व्हेन, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है यानी डू आई गो। इसी तरीके से बच्चा कब हंसता है, चाइल्ड व्हेन डज चाइल्ड लाफ। बच्चे कहाँ, बच्चे क्यों हंसते हैं, क्यों हंसते हैं, क्योंकि इंग्लिश वाई। बच्चे के अकॉर्डिंग यहां लगेगा डू, चिल्ड्रेन लाफ, क्वेश्चन मार्क। ये तो हो गया आपका सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम आगे देखेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए क्या होता है फॉर्मेशन। इसमें आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगा डू डज, फिर आएगा सब्जेक्ट नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, ऑब्जेक्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन मार्क। अब मैं इसी को बनाती हूँ, राम को ही यानी राम वाले सेंटेंस को ही मैं चेंज करती हूँ।
राम कहाँ नहीं जाता है। क्वेश्चन वर्ड। अब ये देखिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड का यूज किया हुआ है, उसके अलावा नहीं का यूज किया है। नहीं नेगेटिव है और कहाँ वर्ड यूज हुआ है, क्वेश्चन मार्क यूज हुआ है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब हम इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है, तो हम कहाँ की इंग्लिश लिखेंगे, यानी वेयर। फिर हमें डू डज लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट राम है तो हम यहाँ पे लगाएंगे डज। फिर राम, फिर नॉट गो, यानी वेयर डज राम नॉट गो। नेक्स्ट, मैं कब नहीं जाता हूं। कब यानी व्हेन, मैं है तो मैं के अकॉर्डिंग लगेगा डू आई नॉट गो। व्हेन डू आई नॉट गो, ये तो हो गया आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा लगा है, आपने वीडियो स्किप नहीं करी है और समझ में भी बहुत अच्छे से आया है, नोट भी कर पाए, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, लाइक करिए, मेरी वीडियो को शेयर करिए। उसके अलावा जो नए व्यूअर्स हैं, जो नए लोग देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।